मैं बता रहा हूँ फ्यूचर वॉरफेयर डिपेंड होगा जैमिंग के ऊपर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स के ऊपर। आपका मोटिवेशन क्या था सर इंडियन आर्मी में आने के लिए? और सबसे डरावना एक वो पल आ गया कि जब एआई डिसीजन लेगा इंसान को मारने के लिए। तो सर क्या सैलरियाँ रहती है आर्मी में? एक जवान की तनख्वाह ब्रैकेट होता है। हमने ऐसे पल देखे हैं जिसमें मैंने अपने जवानों को आदेश दिया था कि शायद ये हमारा आखिरी पल हो सकता है, तो आप अपने घर वालों के लिए अपने मोबाइल पे मैसेजेस रिकॉर्ड कर दें। सर कैप्टन जो है वो कितने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉर्पोरेट पे जिंदगी को दाव पे नहीं लगा रहे हो और आपके पैकेज एक्सूबरेंट है, और एक फौज है जहाँ पे बंदा अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहा है, उसको आपने बेयर मिनिमम वो किया हुआ है। एक आर्मी मैन की फैमिली है और एकदम से उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब वो आपके हस्बैंड या आपके फादर नहीं है, और जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फैमिली को प्राइड फील होता है। लेकिन एक बार अगर आप आर्मी ऑफिशियल रहे हैं तो बताना, आप जितना मर्जी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो एज अ नेशन, अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो उस देश का वजूद का कोई मतलब नहीं रहता। आज मैंने जो पॉडकास्ट किया है ना वो एक ऐसे इंसान के साथ किया है जिनको ना क्लिनिकली डेड अनाउंस कर दिया था डॉक्टर्स ने। ये चीज़ ना सिर्फ इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांग किसी को बना सकती है कि वो मर के ना दोबारा जिंदा आ जाए। समर तूर जी हैं, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। इंडियन आर्मी में ना मेजर का रोल वो प्ले कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हो चुके हैं, और साउथ सुडान में ना इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था इंडिया के लिए। इसके बेस पे एक मूवी बना रही है बॉलीवुड उनके नाम पे, जॉन अब्राहम जो है ना उनका रोल प्ले करने वाले हैं। तो आज इनसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करे कि एक सोल्जर की लाइफ कैसी होती है इंडियन आर्मी में, किस तरह के वो चैलेंजेस फेस करते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में कौन जीतने वाला है, क्या चल रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर कैसे होने वाले हैं, ड्रोन्स का क्या रोल होने वाला है, क्या मिलिट्री चेंज होने वाली है। इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। पूरा देखना पॉडकास्ट और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू राहुल। एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर के साथ बैठना और उनसे क्वेश्चन करना बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर सर हम आज के पॉडकास्ट में ना अपने यूथ को बहुत सारा आप गाइडेंस देंगे, आप यूथ को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉरफेयर वगैरह कैसे अपनी आर्मी को चेंज करने वाला है। सबसे पहले सर अपनी लाइफ का अगर आप एक समरी बता पाएं हमें, कैसे आप आर्मी में आए, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप दे पाए तो। राहुल जी, मैं आई कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्टिक कि मैं चौथी पीढ़ी हूँ अपनी फैमिली में जो फौज में है। तो मेरे परदादा सरदार बहादुर सिंह वो टूनीजिया में शहीद हुए थे। वो बॉम्बे सैपर्स के थे एंड 1942 में वो शहीद हुए थे। मेरे ग्रैंडफादर सरदार अनेक सिंह तूर, ही रिटायर्ड एज अ वारंट ऑफिसर फ्रॉम द एयरफोर्स। वो 1939 में ही वॉज इंडक्टेड एज अ एयरमैन एयरफोर्स में, रॉयल एयरफोर्स एंड अरेकन ऑप्स, मतलब पहले तो वर्ल्ड वॉर 2 का ही टुक एक्टिव पार्ट इन इट। वो थे फर्स्ट स्क्वाड्रन के मतलब मेंबर थे। तो फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ एयरफोर्स, फर्स्ट स्क्वाड्रन इज कॉल्ड टाइगर्स ऑफ द स्काई एंड ये पेशावर में रेज हुई थी आई बिलीव। एंड तो वर्ल्ड वॉर 2 में माय ग्रैंडफादर टुक पार्ट। देन 1947 जब इन्वेजन हुआ था फ्रॉम आवर वेस्टर्न फ्रंट। फिर 1962 में जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ। फिर 1965 अगेन जब दोबारा हुआ था झड़प विद द वेस्टर्न नेबर। एंड देन 71 वॉर। तो मेरे ग्रैंडफादर अकेले नहीं, आई थिंक 4 या 5 लड़ाइयाँ तो ये देख ली। तो देन माय तायाजी वॉज फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ही वॉज फ्रॉम IMA देहरादून। एंड देन माय फादर वॉज फ्रॉम OTA, तब OTS था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई। नाउ इट इज़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। एंड फिर उसके बाद 2011 में आई वॉज कमीशन्ड एज एन ऑफिसर।
सो मेरे ताया जी, मेरे फादर और मैं, वी बीन द 3 कमीशन्ड ऑफिसर्स. Otherwise, grandfather and great grandfather have also been part of the forces. Okay. And तो ये है, this is what the legacy, the family legacy has been about. Okay. आपका मोटिवेशन क्या था सर इंडियन आर्मी में आने के लिए? मेरा मोटिवेशन एक्चुअली जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मेरे फादर कभी आर्मी के बारे में डिस्कस नहीं करते थे घर पे आके. एंड आई डिड नॉट नो मच, मुझे ज़्यादा खास मतलब पता नहीं होता था. हालांकि मुझे इतना पता था कि जहाँ हम रहते हैं वो जगह अलग है, जहाँ पे बाकी मेरे दोस्त रहते हैं सिविल में वो जगह अलग है. तो फ़र्क तो मुझे दिखता था कि काफ़ी है, देयर इज़ अ डिफरेंस. एंड जहाँ पोस्टिंग्स आती थी तो वहाँ पे इट वाज लेस पॉपुलेटेड एरिया. आर कंटोनमेंट्स वर मतलब बहुत साफ़ सुथरे थे, है ना, एक तरतीब बनी रहती थी. एंड इट वाज वेरी पीसफुल, क्वाइट होता था, शांत माहौल था. तो ऐसे करके तो मुझे इतना पता था कि कुछ अलग है. फिर मुझे हॉस्टल में जब डाला पेरेंट्स ने, तो वहाँ पे फिर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी के बारे में काफ़ी बातें होती थी. फिर जनरल वीएन जोशी के बारे में भी काफ़ी बातें होती थी. फिर और भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनके बारे में. तो एक लिंक्स रूम है, लिंक्स सोसाइटी, शोबुट कॉलेज नैनीताल में. तो वो लिंक्स सोसाइटी बेसिकली उस स्कूल के अलुमनाई के बारे में होता है. तो वहाँ पे मैंने फिर देखा कि अमिताभ बच्चन जी, दिलीप ताहिल जी, है ना, विवेक मुशरान, फिर सलमान हैदर, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक है, ये हो गए. फिर कबीर बेदी जी, उनके ही इज़ ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम देयर. फिर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी हो गए. तो इतनी सारी पर्सनालिटीज़ थी. एंड चीफ गेस्ट काफ़ी जनरल्स आते थे शोबुट में. तो उनका जो हाव भाव, जिस तरीके से वो चलते थे, एक अलग ही वाइब और ऑरा होता था उनका. आसपास जो पैरा कमांडोज चलते थे, एंड जिस तरीके से द रिस्पेक्ट दे यूज टू, जैसे लेडी को इज्जत कैसे देते थे, है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, तो वो मुझे बहुत ही मतलब एज अ यंग किड काफ़ी अपीलिंग था. बट एक्चुअल ये तब शुरू हुआ जब मेरे फादर ने मुझे एक मूवी दिखाई, मतलब व्हेन आई वाज वेरी यंग. उसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट. तो ये पिक्चर आधारित है इजराइल स्पेशल फोर्सेस के बारे में, जो युगांडा गई थी और अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू करके लाई थी. लगभग 105 लोग थे युगांडा में, एंटेबी करके जगह थी. तो उसके जो मिशन लीड कर रहे थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू, जो आज की तारीख में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बीबी नेतन्याहू जी, उनके सके बड़े भाई, वो ये ऑपरेशन लीड कर रहे थे. जोनाथन नेतन्याहू जी, लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू. तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब चेन्नई में भी मेरे सीनियर टर्म में मैं उनकी फ़ोटो अपने स्टडी टेबल के आगे लगा के रखता था. तो बचपन से ही मुझे काफ़ी मैं आकर्षित था इन टर्म्स ऑफ मतलब दीज टाइप ऑफ कमांडो रेड्स ऑपरेशंस. फिर मेरे फादर ने वो भी मूवी दिखाई, ब्रिज ऑन रिवर क्वाई हो गया, है ना, गन्स ऑफ नेवरॉन हो गया, अ ब्रिज टू फार, और फिर पैटर्न. तो ये सारी जो वॉर मूवीज़. फिर उमार मुख्तार, वो वॉरलॉर्ड थे लिबिया में, जिन्होंने इटालियन फोर्सेस के मतलब रिपेल करते रहे 20 साल तक. तो ये जो हीरोइज्म और पेट्रियाटिक ये जो मूवीज़ थी, है ना, तो ये इसने आई थिंक जो मेरा अंदरूनी डीएनए स्ट्रक्चर और कैरेक्टर का शेप अप किया और एक मोटिवेशन वाला माहौल बनाया काफ़ी हद तक. एंड फिर 2003 में शायद कालूचक में एक अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक. तो क्लास 10th में मुझे विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि शोबुट ICSE है. तो वो ट्रेंड होता है कि ICSE हैज़ लेस अपॉर्चुनिटी बाहर, बिकॉज CBSE बोर्ड की ज़्यादा मान्यता है. तो मुझे 9th में विड्रॉ किया था. फिर मैंने 10th CBSE ऑनवर्ड्स किया. तो 11th 12th मैंने JK पब्लिक स्कूल कुंजवानी से की.
स्टडीज़ एंड जब मैं जेके पब्लिक स्कूल में था तब ये हमला हुआ था कालूचक में, जहाँ पे मिलिट्री पर्सनल के फैमिली मेंबर्स, कम से कम 36 फैमिली मेंबर्स को है ना शहीद किया गया था और 3 आतंकवादियों ने ये हमले को अंजाम दिया था। हिमाचल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ के आए थे ये और सुबह 5:30 बजे के आसपास अटैक शुरू हुआ था, पर उसी रास्ते से हमारी बस को जाना था और फिर बस हमारी पहली रोक दी गई थी। तो वहाँ पे हमें आवाज़ें आ रही थी कि गन फायर और ये सब चल रहा है। तो मेरी मदर जनरल मैनेजर थी न्यूज़पेपर की द स्टेट टाइम्स, जो जम्मू अम्फला में है। तो वहाँ पे फिर जब इवनिंग एडिशन जब आई घर पे देखा, तो तब मैंने अपना मन बना लिया था कि नहीं, ये मतलब लाइंग डाउन ऐसे शांत स्वभाव के साथ कोई भी इसे जजब नहीं कर सकता है। तो उस टाइम मेरा खून बहुत खौला था एज अ किड, जो 11वीं क्लास में था ना, कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वही फैमिली मेंबर्स को मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने ही मदर और खुद को है ना देख रहा था कि क्या अगर हम लोग वहाँ पे होते लोकेटेड तो हम भी मारे जाते, मेरे फादर ड्यूटी पे कहीं और होते। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब मुझे हिट की और तब मैंने मन बना लिया था कि नहीं, मैं जाऊंगा तो फिर आर्म्ड फोर्सेस में। ओके, वंडरफुल। आर्म्ड फोर्सेस में सर पहले जब मतलब हम भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने पापा वगैरह से बात करते हैं, तो पता लगता है कि पकड़ के ले जाते थे कि तुम्हें आर्मी में भर्ती करवाएंगे और छोड़ते नहीं थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। अभी तो ये यूक्रेन में चल रहा है। ओके तो अभी वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको एग्जामिनेशन वगैरह ऑब्वियसली सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो अब बहुत बड़ा एक शिफ्ट हो गया है, उसका रीज़न क्या है? क्या जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है इसलिए? नहीं राहुल जी, देखिए जैसे जैसे समय बीतेगा ना, इंडिया एक वर्ल्ड स्टेज पे अपनी जगह काफ़ी हद तक बनाएगा और बना भी रहा है मोदी जी के अंडर, जैसे चल रहा है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने जिस तरीके से डिप्लोमेसी को एक नया रूप दिया है ना, सुषमा स्वराज जी ने जिस तरीके से है ना जो पावर दी है इंडियन डिप्लोमेसी को भी, तो वो एक अलग ही लेवल पे आ चुका है सब कुछ। तो देखिए एक समय आता है जब ग्राफ फ्लैट कर्व के बाद एकदम से दोबारा ऊपर जाता है। तो अब हम इंडिया एक अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग से आई थिंक डेवलपिंग नेशन से अब आगे जा चुका है और डेवलप्ड वाले जो स्टेज है उसकी दिशा में, मतलब उसकी आंखों में घूर के देख रहा है कि वी आर अबाउट टू अराइव, हम पहुंचने ही वाले हैं शीघ्र ही, जो डेवलप्ड नेशंस के तौर पे बोला जाता है। तो देखिए जब ऐसे होता है तो घर तभी सुरक्षित होगा जब आपके घर की चौखट और सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सिक्योर हों। तो आप जितना मर्जी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो एज अ नेशन, अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो उस देश का वजूद का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि अंत में आप देख रहे हैं यूक्रेन के साथ क्या बीत रही है। तो मैं काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से, एंड नॉट ओनली ही, पर इंदिरा गांधी जी ने भी एक शी हैड टेकन अ कॉल कि चलो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। उसी दौरान फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब समय आया तो उन्होंने एक डिसाइसिव कॉल लिया, जिस पे जॉन अब्राहम की मूवी भी बनी है, परमाणु। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अब्दुल कलाम जी के साथ मिल के है ना प्रॉपर एक डिसाइसिव मतलब एक फैसला लिया, क्योंकि देखिए फैसले की अहमियत तभी मानी जाती है अगर वो गलत भी हो जाए, आप उस डिसीजन पे अमल रहें, आप पलटे ना, तो क्रेडिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। डिसीजंस लाइफ में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वी आर ह्यूमंस,
हम परफेक्ट तो है नहीं। तो एक फैसले की अहमियत तभी मानी जाएगी यदि अगर वो फैसला इफेक्टिव नहीं भी रहा पर उस पर आप कायम रहें, तो दैट इज एक्चुअल लीडरशिप, दैट इज द एक्चुअल लीडरशिप ट्रेट की, डिसीजन लेने की जो आप में मादा है, दैट डिसिप्लिन है कि यस इफ इट इज अ गो इट इज अ गो। कोई दो राय नहीं कि थोड़ी देर बाद रुक जाएंगे, फिर बैक ट्रैक कर जाएंगे, फिर दाएं या बाएं ऑप्शन देखेंगे, ऐसे नहीं। वंस यू टेकन अ कॉल इट इज अ गो। तो वो एटीट्यूड के साथ आई थिंक इट हैज शेप्ड अप द प्रेजेंट। एंड भारत जिस तरीके से एक परमाणु शक्ति है, ये एक सिक्योरिटी का, एक हुकुम का इक्का हमें हमारे पास है, जिसकी वजह से चीन ज़्यादा जरूरत नहीं कर रहा है हमले करने की। क्योंकि यदि आप देखें 1991 में जब यूक्रेन लिबरेट हुआ था, तो यूक्रेन ने इस शर्त पे लिबरेट हुआ था कि वो सारी न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया को वापस दे देगा। तो उसकी बदौलत आज की तारीख में यह नौबत आ गई है कि क्योंकि यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं रहा, क्योंकि उसने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को गिव अप कर दिया था अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से, आज उसी की वजूद पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन एग्जिस्ट भी करेगा अपने ओरिजिनल मैप की तरह या नहीं। तो देखिए जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी का बहुत गहरा प्रभाव होता है और ये समय डिसाइड करता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आपकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी तभी आप आगे अपना पक्ष रख सकते हो। लेकिन मिलिट्री में सर आज एक इशू जो हम बात करते हैं, अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, अभी हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरीज तो बहुत कम है। आप एक बार ऑडियंस को अगर बताना चाहे, आई एम श्योर ऑडियंस अगर सैलरीज जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल की क्या सैलरी रहती है, मेजर साहब की क्या सैलरी रहती है, तो कमेंट में लिखो यस, वैसे सर भी बताने वाले हैं। तो सर क्या सैलरियाँ रहती है आर्मी में? देखिए जब मैं कमिश्नर 2011 में, तो जैसे लेफ्टिनेंट हमारा पहला रैंक होता है, तो हमारी तनख्वाह थी लगभग 45,000 रुपये। और हम ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं अभी, और अफसर की, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम जवानों की बातें नहीं कर रहे हैं। नहीं जवान की बात नहीं, अफसर। एक बार जवानों की भी बताई दीजिए। जवानों की देखिए आजकल जैसे एक जवान की तनख्वाह 27 से 32,000 के बीच ब्रैकेट होता है। उसके अंदर जैसे एक वो DSOP फंड होता है, बेसिकली जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, तो उस तरीके से उसका एक आधारित बेसिक लिमिट होता है। उसके बियॉन्ड आप जितना ज़्यादा उसे अक्यूमुलेट कर सकते हैं वो आप ही के लिए अच्छा है, ताकि उसका इंटरेस्ट आपको बाद में मिले और वो सरकार के हित में ही रहता है। क्योंकि बेसिकली जो अगर आपने वो पैसे यूटिलाइज नहीं करने हैं तो आप DSOP फंड में डालें, ताकि वो डिफेंस फंड के तौर पे वो डिफेंस के काम आता रहे। पर जिस टाइम आपको उससे विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ का एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे कि आपको घर की रेनोवेशन हो गई, या फिर कहीं पे है ना, घर में किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या आपको गाड़ी खरीदनी है ना, या फिर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक बड़े वाले अप्लायंस या गैजेट खरीदने हैं, है ना, कैंटीन से, और अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आपका खुद का ही पैसा है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक SIP के तौर से देखते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसे जवान का ये हो गया। तो फिर जैसे ही आप हवलदार रैंक पे जाते हैं तो हवलदार रैंक का अलग से इट रीचेज अराउंड 50 से 55,000। फिर आप जब JCO बनते तो JCO का अधिक से अधिक 65,000 के आसपास बन जाता है। पर फिर आप देखिए JCO 24 साल जाके सर्विस के तब जाके JCO बनते हैं। फुल फॉर्म भी आप बता दें। जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो हवलदार हैं उन्हें NCO भी कहते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर, पर वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो जवानों के। ऑफिसर का क्या है कि लेफ्टिनेंट है, तो हमारे टाइम, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, आज की प्रेजेंट का मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 2011 में हमारी लेफ्टिनेंट की थी अप्रॉक्सीमेटली 42 to 45,000 एंड एज अ कैप्टन वो चली गई थी 55-58,000 के बीच। फिर मतलब कैप्टन की बता रहा हूँ, कैप्टन की 65 के आसपास। तो कैप्टन सर उस टाइम 65 थी, तो अभी मान लेते हैं 1 लाख होगी
1.25 लाख होगी। अब इतना तो जंप नहीं मारा होगा बिकॉज कंपेरेटिवली आज कॉर्पोरेट के मुताबिक तो आज भी कम है। हाँ पर मैं एक बात पे हैरान हूं कि कॉर्पोरेट पे जिंदगी को दाव पे नहीं लगा रहे हो हाँ और आपके पैकेज एक्सूबरेंट है, और एक फौज है जहां पे बंदा अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहा है, उसको आपने बेयर मिनिमम वो किया हुआ है। तो वो मुझे बड़ा उटपटांग सा लगता है कि कहीं लॉजिक कहीं गायब है यहाँ पे, और बहुत ही सीरियसली गायब है। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा ऑन अ सीरियस नोट कि सरकार को एक सीरियस थॉट देना चाहिए कि आप जितना आप देखिए, आप सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं, कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अब कोर्ट में भी काफ़ी रूलिंग आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है कि अब डिसेबिलिटी पेंशन्स जो है ना जिनकी बनती है, आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं 5-6 साल बाद, तो वो भी गलत है। क्योंकि एक बार चोट लग गई वो तो फिर परमानेंट ही है ना चोट, वो अंडू तो होगी नहीं, क्योंकि उसका एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होता है ना। और ये आपका एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, मतलब ऑपरेशन के दौरान हो गया, या फिर रूटीन आप पीटी कर रहे हो, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो घातक की, जिसमें मतलब अलग अलग टाइप के है ना वहाँ पे टास्क होते हैं, जिसमें माउंटेन क्लाइंबिंग से लेके रिवर क्रॉसिंग्स होती हैं, है ना, एक्सप्लोसिव्स को हैंडल करना पड़ता है, तो हादसे हो जाते हैं। तो वो सब को रखते हुए मन में तो आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी लागू होते हैं, और रिस्क उतना है। राइट सर, कैप्टन जो है वो कितने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, कैप्टन रैंक का जो ऑफिसर है उसे एक कंपनी 2IC के तौर पे बनाते हैं, एंड यूजुअली वो प्लाटून लेवल पे वो मैनेज करता है। अब मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो मैं टैक्टिकल डेटा तो नहीं डिस्कस करूंगा कि प्लाटून में एग्जैक्ट कितनी नफरी होती है, बट प्लाटून स्ट्रेंथ पे इज सफिशिएंट नफरी कि आप एक हमला कर सकते हो प्लानिंग के साथ दुश्मन के इलाके। मतलब 500 लोग माने? नहीं 500 नहीं, 200। हाँ, मतलब पूरी मतलब पलटन में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ 100-150 मान लेते हैं। नहीं, उतने भी नहीं, कम ही है, 100 से कम। इट इज वेरी लेस, हाँ, कंपेरेटिवली लेस। बट देखिए, अब मैं जितने भी पॉडकास्ट में गया हूँ, आई हैव मेड इट अ पर्सनल ड्यूटी एंड रूल कि मिलिट्री टैक्टिक्स और जो मिलिट्री स्टैटिस्टिकल चीजें हैं वो मैं कभी नहीं डिस्कस करता, ओके, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट, बिकॉज सी दिस इज पार्ट ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो मेरे देश को लेके है। अंडरस्टूड। तो मैं दुश्मन को कोई मौका देना ही नहीं चाहता रिटायरमेंट के बाद भी, कि अगर मैंने कोई आंकड़े बता दिए तो क्या पता दुश्मन उस आंकड़े के खिलाफ अपनी तैयारी शुरू कर ले। अंडरस्टूड। तो वो मैं कभी नहीं करता हूँ, बट हाँ, प्लाटून स्ट्रेंथ इज डिसेंट इनफ स्ट्रेंथ। उसके बाद फिर कंपनी कमांडर मेजर रैंक जो होता है वो कंपनी ही संभालता है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ मतलब 100 से ज़्यादा ही होती है, पर कितनी होती है एग्जैक्ट आई कांट टेल, ठीक है। तो ये होता है, तो कंपनी कमांडर बेसिकली वो सीईओ से आदेश लेता है, कमांडिंग ऑफिसर से। तो कंपनी का एक सर्टन एरिया होता है, फ्रंटेज होता है कि आपका बाईं हाथ और दाईं हाथ यहाँ तक है ना, इतना डिस्टेंस पे है, और आपने दुश्मन के है ना इतने ये इलाके से ये सर्टन इलाके में हमले की आपकी जिम्मेदारी है। तो अब देखिए कि पूरे देश में वो जो डिस्टेंस दिया जाता है एक मेजर रैंक के अफसर को, वो उसकी निजी जिम्मेदारी है कि दुश्मन आपका वो कहीं पे 1 इंच हिस्सा ले ना सके। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप बताइए कि है ना एक मेजर रैंक के अफसर को भी दे रहे हैं, और मेजर रैंक की तनख्वाह इज अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए 90 के आसपास है, 90-95 हज़ार। एंड सबसे अचंभ वाली बात यह है, सरप्राइजिंग बात, कि मेजर रैंक के बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है, इन दोनों रैंक के बीच का जो फासला है तनख्वाह का, वो बहुत ज़्यादा गैप है। तो वो भी फिर गैप काफ़ी हजम नहीं हो पाता है कि वाई, बट एट टाइम्स दे से कि डेफिनेटली अगर आपने लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है तो आपको तजुर्बे की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि यदि खुदा ना खास्ता लड़ाई के दौरान सीईओ को कुछ होता है तो लेफ्टिनेंट कर्नल ही होता है जो सेकंड इन कमांड होता है, जो फिर कमान संभालता है। तो उसके लिए मुझे लॉजिकली यही होता है कि उस तभी मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने में समय ज़्यादा लगता है, ताकि आप एक्सपीरियंस है ना, और आप वॉरफेयर टैक्टिक्स और बाकी जो पेंडिंग कोर्सेज होते हैं
फौज की वो आप कंप्लीट कर लें, ताकि आप एक रेडीमेड एक बैकअप लीडर बन जाते हैं एंड एडवाइजर टू सीईओ बन जाते हैं। ओके, कि इन केस व्हेन सीईओ इज नॉट देयर या सीईओ छुट्टी पे है, तो आप पूरी पलटन को संभाल सके, चला सके। ग्रेट। तो ये आपकी लाइफ पे आते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। आपने यूनाइटेड नेशंस में एक देश के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करा था। साउथ सूडान में आप थे, बहुत ही खतरनाक जगह है। जब भी पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे कोई आर्मी रहती है, वो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए वहाँ पे रहना। आपने बहुत क्रिटिकल रोल वहाँ पे प्ले करा देश के लिए। मलक्कल एक मूवी जॉन अब्राहम जिसमें कास्ट हैं, वो आपके ऊपर बन रही है, जॉन अब्राहम आपका रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या हाइलाइट्स उस एक्सपीरियंस के आपके रहे? तो बेसिकली राहुल जी, जॉन अब्राहम वो मेरा किरदार रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में, बट ये मेनली, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ, जिसकी वजह से हूँ, वो 8 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट की वजह से हूँ। 8 राजरिफ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वो इन्फेंट्री की पलटन है, और हमें ये टास्क सौंपा गया था कि हम संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे क्वालिफाई कर गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए भी आपको काफ़ी हद तक टेस्ट्स देने पड़ते हैं, आपका इम्तिहान होता है, आपके फिज़िकल्स को लेके इम्तिहान होता है, आपको पढ़ाई को लेके इम्तिहान होता है, आपके कमांडो कोर्सेज करने पड़ते हैं जाने के लिए। तो देखिए, तो जो संयुक्त राष्ट्र में जो भी पलटन जाती है इंडियन आर्मी की, वो बेस्ट होती है, ओनली द बेस्ट कैन गो। और ये एक किस्म से ये एक डिप्लोमैट्स हैं, ये एक एम्बेसडर्स हैं इंडिया के, जो भारत को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम एक विदेशी धरती पे हैं, तो पहली चीज़ कोई आपको आपके नाम से नहीं जानेगा, वो एक ही चीज़ बोलेगा, देखो वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी सोल्जर है या हिंदुस्तानी अफसर है, उनकी फौज का है। कोई ये नहीं जानेगा कि ये कैप्टन समर है या ये कैप्टन सो या लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल सो, कोई नहीं जानता है। वो इतना जानते हैं कि यहाँ पे जो बैज लगा रहता है तिरंगे का, वो हमारी आइडेंटिटी होती है। तो बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, एंड हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, नारकोटिक्स हो गया, वेपन स्मगलिंग हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है और लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है कि चैलेंजेस उस कंट्री में क्या है। तो बेसिकली उस देश में मतलब अन्य ट्राइब हैं, पर 2 मेन ट्राइब हैं, गुट हैं, जो इनके बीच में प्रॉब्लम है, वो है दिनका ट्राइब और नुअर ट्राइब। तो 2013 जुलाई में जो वाइस प्रेसिडेंट थे रीक मशार, उनको बर्खास्त कर दिया गया था एज वाइस प्रेसिडेंट। और किससे बर्खास्त किया? दिनका ट्राइब के प्रेसिडेंट सल्वाकीर ने। तो दोनों ट्राइबों के बीच फिर क्लैशेस शुरू हो गए थे जुलाई में, अनबन शुरू हो गई, डिफेक्शन शुरू हो गई। डिफेक्शन क्या होता है? मतलब वहाँ की आर्मी थी SPLA, तो उसके अंदर जो फौज है उसमें दिनका भी थे, नुअर भी थे। तो जो नुअर ट्राइब थे, जो वाइस प्रेसिडेंट जो बर्खास्त किया गया था, वो भी नुअर था। तो नुअर क्या कर रहे थे? जो भी हथियार सामान और जो भी नुअर जो जवान थे, उनके गुट बना बना के डिफेक्ट करके अलग हो रहे थे, और वो इकट्ठे हो गए थे अलग अलग जगहों पे। और फिर उन्होंने इकट्ठे होके फिर इन्होंने हमला किया, और दिसंबर के पहले हफ्ते में एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ प्रेसिडेंट सल्वाकीर पे। और जब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हुआ, उसके बाद पूरा वहाँ पे मातम जैसा माहौल हो गया। खुले आम सड़कों पे दिनका ट्राइब वालों ने नुअर ट्राइब वालों को सरेआम मारा, टैंकों का इस्तेमाल हुआ, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार, वो उसका कोत्र जो है, जो कैलिबर है गोली का, इतना बड़ा होता है
कि यदि एक बंदा 1.5 किलोमीटर दूर भी खड़ा है और उसका एक राउंड अगर आपके छाती में आके लगा, तो छाती और उसके ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ जाएगा, जैसे तरबूज फटता है, चीथड़े उड़ जाएंगे, बस नीचे का हिस्सा मिलेगा, वो भी शायद ही ढंग की हालत में, मतलब कुछ बचता ही नहीं। तो इतने हैवी कैलिबर वेपन्स यूज हो रहे थे उस दिन दिसंबर फर्स्ट वीक में जुबा में, जिसमें उन्होंने लगभग 800 नुअरों को एग्जीक्यूट किया। और फिर वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुआ और इसी दौरान फिर हमले बढ़ गए और बढ़ते बढ़ते अकोबो में एक जगह है जहाँ पे हमारे 2 जेसीओ साहिबान को शहीद हुए हमारे, और एक राइफलमैन था जिसके गोली लगी। फिर उनके लिए मतलब काफ़ी चीज़ें थी, रेस्क्यू मिशंस लॉन्च हुए, हेलीकॉप्टर गनशिप्स लॉन्च हुई, टेंशन का पूरा माहौल था। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि हर एक दिन ऐसा था कि आज का दिन बस निकल जाए ताकि हम अगले दिन के सूरज को देख लें। तो हम मतलब एज के ऊपर ही थे फुल टाइम। और आप मानेंगे नहीं, हमारे रहते रहते, मैं इन देशों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर 2 ऐसे देश थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा साउथ सूडान और अपने पूरे मिलिट्री कंटिजेंट को वहाँ से निकाल के ले गए। पर मैं बड़े मतलब प्राइड और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन कंटिजेंट जो 8 राजपुताना राइफल्स का था वहाँ पे डटा रहा। ऑप्शन तो थी सरकार के पास, बट एक वो डिसाइसिव एक वो डिसीजन होता है। तो उस टाइम पे, अब रिटायर हो गए हैं, तो तब थे हमारे फोर्स कमांडर थे ब्रिगेडियर असित मिस्त्री। तो असित सर ने वहाँ पे काफ़ी डिसाइसिव रोल प्ले किया एंड कॉल लिया कि हम वहाँ पे डटे रहेंगे और वहाँ पे जंग लड़ेंगे। और मतलब हम तैयार थे, हमें मन ही मन में पता था कि जितने लोग गए हैं हम में से सारे मतलब उस हालत में वापस तो आएंगे नहीं, इतना हमें मतलब पता लग गया था, ये तो तय था। ऐसा हुआ भी? ऐसा हुआ भी। कितने लोगों ने जान दे दी? लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल थे, वो शहीद हुए, वो मैकेनाइज्ड फोर्सेस के थे। फिर हमारे 2 सरदार साहिबान शहीद हुए और 6 से 7 जवान शहीद हुए। और ये एक, और फिर गनशॉट वुंड्स की अलग लिस्ट थी। सर, ये जो लोग शहीद हो जाते हैं, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, जो लोग ये शहीद हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ जो है, उनके फादर भी आर्म्ड फोर्सेस में थे एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। तो मेरी वाइफ कभी वो मुझसे डिस्कस करती हैं कि जब उनकी बॉडी आई थी तो कैसा रहा था। तो लेकिन क्योंकि जनरल ऑडियंस देख रही है तो शायद वो ये जानना चाहेंगे कि एक आर्मी मैन की फैमिली है और एकदम से उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अब वो आपके हस्बैंड या आपके फादर नहीं हैं। तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने का प्रोसेस कैसे रहता है, और जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फैमिली को प्राइड फील होता है या आगे की लाइफ की इनसिक्योरिटी? मतलब मुझे पता है बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर आप आर्मी ऑफिशियल रहे हैं तो बताना। देखिए राहुल जी, मैं इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, तो हमारा काम ही कॉम्बैट था जी। स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जो होती हैं, स्पेशल फोर्सेस के साथ भी हमने मिल के ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं। तो ये बहुत ही एक अफसर के लिए बहुत ही एक निजी और एक पर्सनल सवाल है, बिकॉज ये इमोशनली काफ़ी हिट करता है। एंड एक अफसर होने के नाते देयर इज़ नो रूम फॉर शोइंग इमोशंस, बिकॉज वो हमारे लिए एक साइन ऑफ वीकनेस हो जाता है। कंपैशनेट हो सकते हैं, यस, कंपैशनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको
सैनिटी और इंसैनिटी का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करता है। दैट आप कंपैशनेट है, आप खुद को दूसरे की जगह रख के देख रहे हैं नज़रिए को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अप्लाई योरसेल्फ थ्योरी। बट देखिए, जब मैं ये जो आपने सवाल पूछा, मैंने ये, मुझे बड़े साफ तौर से याद है, मैंने ये लगभग अपने मिलिट्री करियर में 6 बार ऐसे मौके फेस किए हैं। देखिए, इट शेक्स यू इनसाइड। देखिए, इट शेक्स यू बिकॉज वो एवरीवन, देखिए वी ऑल आर ब्लड ब्रदर्स, तो ब्रदरहुड होता है। तो ब्रदरहुड ऐसा है कि एक होते हैं दोस्त सिविल में, कि भाई तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, हम जिगरी यार हैं, हम अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ हैं। बट एक ब्रदरहुड होता है जिसमें आपको पता है कि भाई भाई के साथ कंधा मिला के रहेगा, और दोनों में से एक भाई ने शायद एक भाई को, मतलब शायद शहीद होते हुए देखना पड़े, ये रियलिटी होती है। तो ये जो ब्रदरहुड होता है ना, ये ऐसा ब्रदरहुड है जिसमें दोनों भाइयों को पता है कि मैं इसके बाजू में शहीद होने के लिए तैयार हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे, और इसी सोच के साथ मेरा दूसरा भाई भी मेरे बारे में यही सोचता है। तो ये जो ब्रदरहुड है, इसको कुछ, मतलब दुनिया में ये मेंटालिटी और ये ब्रदरहुड को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही एक इमॉर्टल और एक अनटचेबल ट्रूथ है। एंड जो ऑफिसर्स जैसे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हम टेररिस्ट को मारते हैं, तो देखिए डेड बॉडीज़ देखना हमारे लिए बहुत ही आम बात है, या खुले हुए शरीर है ना दिख रहे हैं आतंकवादियों के, या फिर यूएन में जब गए थे तो हमने तो इससे भी बुरे दृश्य देखे। मतलब लोएस्ट ऑफ इंसानियत जो कहते हैं ना, सबसे निचला स्तर जो होता है इंसानियत का, जहाँ पे बच्चों से लेके, बूढ़े से लेके, प्रेग्नेंट फीमेल्स को लेके, मदर्स को लेके, मतलब हमने हर एक टाइप का बुरा दृश्य देख चुके थे। और फिर हमने रिबेल्स को भी काफ़ी मतलब रिपल्स किया, उनके सारे अटैक्स को भी विफल किए। तो हमने लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट देखा है। हमने ऐसे पल देखे हैं जिसमें मैंने अपने जवानों को आदेश दिया था कि शायद ये हमारा आखिरी पल हो सकता है, तो आप अपने घर वालों के लिए अपने मोबाइल पे मैसेजेस रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कल का सूरज हम देख पाएंगे। मतलब ये मुझे, मतलब जिस तरीके से 6 से 7 हज़ार लोग आए थे हथियारबंद हमारी तरफ, जो आतंकवादी आए थे, तो मैंने बस एक ही चीज़ बोली थी अपने बंदों को, मैंने कहा आज कोई नहीं मरेगा, आज पहला दिन है, आज मारने वाला दिन है, आज हम इनको मारते मारते मरेंगे या फिर इनको साथ लेके मरेंगे, पर इनकी इतिहास के पन्नों में ये हमारी गाथाएं लिखेंगी, ना कि ये अपनी कहानियां लिखेंगे। तो देखिए, जो टफेस्ट होते हैं, हम जैसे कुछ चुनिंदा जीसीओज या ऑफिसर्स को चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है रादर, कि यू विल ब्रेक द न्यूज़, विच इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। हालांकि खबर तो सीओ ही ब्रेक करते हैं पहले कॉल करके, जो भी बहुत मुश्किल पार्ट होता है, कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए हम इतने सालों से ट्रेनिंग से लेके पूरी सर्विस के दौरान हमें ये नहीं पता होता कि हमारा आखिरी ब्रेकफास्ट, आखिरी लंच या आखिरी डिनर कब है फैमिली के साथ। मतलब हम अपने बच्चों की शक्ल भी देखते हैं तो हम अवॉइड करते हैं नेगेटिव थॉट कि अगर मैं वापस नहीं आया, वो हम मन में अपने आने नहीं देते हैं। पर इतना रहता है कि अगर मैं शहीद हो भी गया तो मैं जानता हूँ कि
मेरे पीछे मेरा एक परिवार है जो मेरे पलटन के तौर पे है, जिसका नाम 8 राजपुताना राइफल है, और ये मेरे बच्चे और मेरी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे और इनकी शादी भी यही करवाएंगे। और आप देखेंगे कि काफ़ी खबरें आती हैं जिसमें कन्यादान होना होता है और उनके फादर शहीद हो जाते हैं, तो उनके जो फादर के कुलीग हैं तो वो सारे कुलीग कन्यादान करते हैं। तो ये इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है। और काफ़ी टाइम होता है कि ऐसे दृश्य और पल रात को आपकी नींद तोड़ देते हैं ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि ये ऐसे पल हैं जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते। और इसे नाम दिया जाता है PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो काफ़ी लोग या तो मतलब देखिए भूलने के लिए काफ़ी अपने आप को बिजी रखते हैं, कोई है ना अल्कोहल का सहारा ले लेता है, कई बार कई चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं और यादें वापस आ जाती हैं। तो एक सोल्जर के लिए बहुत ही एक सेंसिटिव एक रस्सी है ये टाइट रोप, जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव है कि दाएं या बाएं गिरने का फासला, यू कैन लूज बैलेंस। तो सीईओ जो है वो घर पे कॉल करते हैं, सीईओ कॉल करते हैं, और कई बार सीईओ नहीं बता पाते, क्योंकि देखिए हम भाई सके भाइयों के जैसे हैं। हम खुशी के टाइम खुशियों में भी शरीक रहते हैं, और दुख तो बस हम दुआएं करते हैं कि बस दुख तो आए ना, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तो दुखी रहने से कोई मतलब कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है। तो हम अगर मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी होए ना, कहा जाता है ना कि कि अरे सर हम तो चारों ओर घिर चुके हैं दुश्मन से, तो कंपनी कमांडर कहता है तो अच्छी बात है, जहाँ पे भी गोली मारेंगे दुश्मन को ही लगेगी। तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहता है लाइफ में, चाहे स्थिति जितनी मर्जी मुश्किल हो या नेगेटिव हो, आप उससे तभी निकल सकते हो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। तैराक तभी तैर सकता है जब तक उसकी जो ललक है, जो उसकी चाह है, डेस्परेशन टू टेक ऑक्सीजन, ऊपर आके अगर बरकरार है तो वो तैरता रहेगा। जिस टाइम उसे लगे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, वो उसी टाइम डूबेगा। तो जिंदगी एक संघर्ष है, और खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला। तो देखिए अड़चने तो आएंगी पूरी, मतलब आप देखिए ना हॉस्पिटल में मॉनिटर में जो हार्ट बीट होती है वो फ्रीक्वेंसी की तरह फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसे पल आते हैं जहाँ पे कई बार है ना आपकी लाइफ लाइन भी फ्लैट हो जाती है, एंड इट इज़ अ रियलिटी। क्योंकि देखिए फौज है, और ये ऐसी संस्था है जो मर्दों के लिए है, मैन ऑफ ऑनर, और यहाँ पे जो जा रहा है उसे पता है कि मैं शहीद भी हो सकता हूँ, मेरे बच्चे अनाथ हो सकते हैं, मेरी धर्मपत्नी विधवा हो सकती है। आप सोचिए इतना सारा रिस्क एनालिसिस देखिए कि इतना सब जानने के बावजूद उसके पैर डगमगाते नहीं है, उसका जो मिशन है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, वो फर्म रहता है। क्योंकि है ना मूवीज में देखिए डिपिक्शन होती है कि जब आप ऑपरेशन में जा रहे हैं तो फैमिली का ख्याल आता है, डेफिनेटली आता है, बट आपको वहाँ पे उस टाइम कौन सी चीज़ जिंदा रखने वाली है? आपका मिलिट्री ट्रेनिंग, आपकी मिलिट्री टैक्टिक। उस टाइम इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर साइन ऑफ वीकनेस है। वॉरियर वही होता है जो एक ही मन से जाए कि अब मैं जा रहा हूं और जो होगा देखा जाएगा। पर कोई इतना ही तोल मोल के सोचने लगा ना, वो अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएगा, ना ही वो वापस जाने लायक बचेगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं रहा है। तो आपकी प्रायोरिटीज और क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है। और आपकी प्रायोरिटी तब होती है कि मैं अपने साथी को जिंदा रखूं, कोई डिसीजन गलत ना ले लूं,
और देखिए ये इट इज़ अ गेम ऑफ, जैसे वुल्फ होता है ना, चतुरता, कि कौन कितनी चतुराई के साथ चुपके से पहले वार करे। दैट इज कॉल्ड मिलिट्री टैक्टिक। पुरानी लड़ाइयां तो आमने सामने होती थी, आज की लड़ाइयों में तो स्नाइपर भी तो आ गए हैं। तो स्नाइपर ना दिखता है ना पता चलता है, वो सीधा वार आता है और दुश्मन खत्म। स्टेल्थ की आजकल की लड़ाई आ गई है, ड्रोन वॉरफेयर आ गया। तो देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट होता है टू ब्रेक न्यूज़ किसी फैमिली मेम्बर को, मतलब दिल टूट जाता है। मैं मतलब बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, खासकर जो बिल्कुल एक अफसर को या जवान या जेसी को हिला देता है वो होता है कि जब तिरंगे को फोल्ड करके जब ऊपर का ताबूत का जब हम हटाते हैं, और उसके बाद जब पेरेंट्स हो गए है ना, माँ बाप हो गए शहीद के, या फिर उनके भाई बहन हो गए, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता है, पर जो उनके भाई बहन हैं या पेरेंट्स हैं, वो जब शक्ल देखने का समय आता है उनका, तो वो एक बहुत ही एक हार्ट टचिंग और एक बहुत ही टफ मोमेंट होता है। एंड एक दो बार तो मैं भी मतलब 3-4 कदम मैंने भी वापस ले लिए थे। मैंने कहा कि जेसी साहब को, मैं साहब आप थोड़ा देखो, तो है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट लाइफ, और ये हकीकत है ज़िंदगी की। क्योंकि ये जॉब ऐसी है जिसमें आप रिस्क पे एक ही चीज़ है, आपकी ज़िंदगी, ना कि आपकी नौकरी, ना आपकी सैलरी। तो आई थिंक ये माइंडसेट के लिए आपको आर्मी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंधे से कंधा मिला के खून पसीना नहीं बहाएंगे, मुश्किल वक्त आपस में नहीं देखेंगे, वो कमराडरी नहीं आती है। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग और माइंडसेट ही वो ट्रेनिंग ही बनाता है, डीएनए। तो मैं शायद जो बातें बोल रहा हूँ, शायद सिविल महकमा इसे रिलेट ना कर सके, नहीं सर, कनेक्ट ना कर सके काफ़ी हद तक कि ये कैसे, ये होता भी है, कैसे होता है। हो सकता है क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, सो मे बी दे मे नॉट बी एबल टू पुट देमसेल्व्स इन दो शूज़। लेकिन इंसान है हम सब लोग सर, हम लोगों ने अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स में लोगों को जाते देखा है, तो वो दुख कैसा होता है वो तो हम डेफिनेटली सर समझते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट्स पे हमने बात करा, अभी हम सर बात करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ पे। चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, हम लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ही चेंजेस की ज़रूरत शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रोन्स, पहले इन्फेंट्री मोस्टली लड़ाई लड़ते थे, जो पैदल आगे निकल के लड़ते थे, थल सेना। जी थल सेना लड़ते थे। अभी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल होने वाला है इंडियन आर्मी में? क्या इसका कोई अभी ऑलरेडी आर्मीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो राहुल जी, आपने जो सवाल किया है, बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब युद्ध लगता है तो शुरू होता है तो 3 मेन एलिमेंट्स का होता है, लैंड, एयर और सी। लैंड हो गया आर्मी, सी हो गया नेवी, और एयर हो गया एयरफोर्स। तो ये तीनों फोर्सेस, ट्राई फोर्सेस इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे ही जब प्लानिंग करते हैं, और एक ही समय पे जब आप पे हवा से भी आक्रमण हो रहा है ना, समुद्र से भी आक्रमण आ रहा है, और थल सेना से भी एक ही समय पे है ना आक्रमण हो रहा है, तो दुश्मन में खलबली मच जाती है, कंफ्यूजन और केओस क्रिएट हो जाता है कि भाई हम किस पे फोकस करें। हवा पे उधर एंटी एयरक्राफ्ट, मतलब एयरफोर्स को संभालें, या नेवल अटैक आ रहा है उसको देखें, या फौज जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रही है उसको देखें। पर देखें, एयरफोर्स की लिमिटेशन होती है कि हवाई जहाज़ है, उसमें ईंधन की लिमिटेशन होती है, तो उससे जाना पड़ता है वापस, वो एक लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल होता है। पर हाँ, एयर सुपीरियॉरिटी एक होता है, वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ
कि जिसने हवा में राज किया वो 90% उसका काबू रहता है युद्ध भूमि में। तो एयरफोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, पर आप ये सोचिए उसकी लिमिटेशंस देखिए कि वो तब तक ही है जब तक उसमें फ्यूल है। तो कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई एंड फिर दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। देखो देखिए, जब लड़ाई लगती है ना, कैजुअल्टीज़ तो होंगी, ऐसा नहीं है कि आप युद्ध पे गए और आपकी कैजुअल्टीज़ नहीं है। तो जो भी हाई लेवल के कमांडर्स हैं वो अपना कैजुअल्टी रेशो देखते हैं, अफोर्डेबिलिटी, कि मैं सिर्फ इतने ही अफोर्ड कर सकता हूँ, अपने फाइटिंग ट्रूप्स को इतने ही खो सकता हूँ, इसके बाद मेरा ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता या तो कम हो जाएगी या इसकी गति कम हो जाएगी, मोमेंटम, या फिर मैं नाकाबिल हो जाऊंगा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो ये क्रिटिकलिटी कैसे डिसाइड होती है? इफेक्टिवनेस के ऊपर, क्या मिलिट्री टैक्टिक्स, आपका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, स्टेल्थ कैसे मेंटेन करें। एंड आप मानेंगे नहीं कि जो सबसे कम बात जो इंडिया में करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज नेवी। आप हमारी कोस्टल लाइन देखिए ना, हमारी कोस्टल लाइन हमारे वेस्टर्न टू ईस्टर्न बॉर्डर से भी ज्यादा लंबी है। और 26/11 के बाद तो आई ओपनर था कि हम कितने वल्नरेबल हैं फ्रॉम द वाटर। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को सिक्योर करना एक मजाक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कांस्टेंट रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स जो महंगे महंगे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे तो अब मैं बोलूँगा कि अब समय आ गया कि अब नेवी का सबसे क्रिटिकल रोल आ रहा है। थल सेना का तो होता ही होता है, थल सेना के बगैर तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इन्फेंट्री को माना जाता है क्वीन ऑफ द बैटल। आपने शतरंज खेली है? पूरे शतरंज के बोर्ड पे सबसे ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी किसकी है? कौन से प्यादे की है? रानी की। क्योंकि रानी किसी भी दिशा में आगे पीछे दाएं बाएं तिरछे कोई भी चाल चल सकती है। तो वो इन्फेंट्री है जो थल सेना है, क्योंकि उसके लिए देयर इज नो ऑब्स्टिकल। दुश्मन अगर ऑब्स्टिकल है, चाहे पहाड़ी हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे जंगल हो, इन्फेंट्री ने उसको पार करना ही करना है। वो पहले वेव में करे, दूसरे वेव में करे, तीसरे चौथे पांचवें वेव में करे, वो उस फौज की मतलब मैन पावर और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। तो तभी कहते हैं कि जब दुश्मन के इलाके में इन्फेंट्री ही झंडा लहराएगी, और स्पेशल फोर्सेस एक अत्याधुनिक स्पेशल टुकड़ी होती है जो स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट पे चलती है, और ये उस पे बेस थी जो SAS है, ब्रिटिश की जो स्पेशल एयर सर्विसेज है, उसके कॉन्सेप्ट पे ये शुरू हुआ, पैराट्रूपर वाला कॉन्सेप्ट। US में एयरबॉर्न कहते हैं पैराट्रूपर्स को, एयरबॉर्न सोल्जर्स। तो जो पैराट्रूपर्स हैं ये दुश्मन के इलाके में एयर ड्रॉप किए जाते हैं। एंड दूसरे विश्व युद्ध में यूके को और एलाइड फोर्सेस को इतनी कामयाबी नहीं मिली जो एरियल बॉम्बिंग के थ्रू मिली है, वो इतनी कामयाब नहीं हुई जितने स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां इन्फिल्ट्रेट करके दुश्मन के इलाके में भीतर जाके रात को स्टेल्थ और सरप्राइज। स्टेल्थ का मतलब होता है चुप्पी साधना, चुप्पी साध के बिल्कुल चुपचाप, है ना, चालाकी के साथ दुश्मन के इलाके में जाके उनके जो हथियार होते हैं या जो भी हथियार के प्लेटफॉर्म हैं, वो लैंड, एयर या सी के हों, इन तीनों जरिए जाके वो इक्विपमेंट को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? उसके बाद फिर दुश्मन का जब नुकसान होता है तो उसको समय लगता है वो इक्विपमेंट को या तो रिपेयर करना या रिप्लेस करना, उससे पूरे दुश्मन की प्लानिंग में डिले आ जाता है,
टाइम डिले। तो जब आपको एक बार थप्पड़ पड़ गया तो जिससे थप्पड़ खाया है वो बदले में जब तैयारी करेगा वापस थप्पड़ मारने में, वो इंस्टेंट होनी चाहिए। अटैक का जवाब काउंटर अटैक से बिल्कुल तुरंत देना चाहिए। पर यदि आप में तेजी नहीं है और वो हमला अच्छा था, इफेक्टिव था, तो फिर वहां पे दुश्मन फिर फेल हो जाता है, फिर वो एक कदम पीछे जाना पड़ता है उसे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और फिर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी जो मेन जगह हैं, जैसे कोई मेन क्रॉसिंग पॉइंट हो गए, रेडार हो गए, है ना, फ्यूल डिपो हो गए, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड्स हो गई, है ना, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, या फिर गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हो गए, या फिर आपके जैसे स्पेस रिलेटेड इंस्टॉलेशन है, मिसाइल इंस्टॉलेशन है, तो इन सब को कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब को बर्बाद करने के लिए फिर स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी जाती है। अब क्या होता है, जब ये मिशन को अंजाम देते हैं तो अब ये अपने आप इन्हें वापस आना पड़ता है, पर युद्ध के दौरान इनको आदेश होते कि वहाँ पे हमला करके ऑब्जेक्टिव मीट करके उधर या तो डिटेक्ट ना हो, और यदि उन्हें कोई ब्रिज या कोई क्रॉसिंग दे दी कि यहाँ पे आपने डटे रहना है, तो इन्फेंट्री पे प्रेशर आता है कि आपने 70 किलोमीटर भीतर दुश्मन के इलाके से गुजरते हुए, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए आपको 72 घंटे में या 5 दिन में आपने इस लोकेशन पे पहुंचना है, वरना हमारे स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी एक बलिदान के तौर पे शहीद हो जाएगी। तो अब देखिए कि इन्फेंट्री पे ओवरऑल कितना प्रेशर रहता है कि उसने एरिया को ऑक्यूपाई भी करना है, उसने वहाँ पे एरिया को होल्ड भी रखना है, और हमारी खुद की आने वाली फौज को एक रास्ता बना के देना ताकि वो और आगे जा सके। और इस दौरान हम पे लगातार हमले भी हो रहे हैं, हवा से भी हो रहे हैं, ग्राउंड से भी हो रहे हैं, और अगर आप समुद्र तट के पास हो तो नेवी तो वैसे ही आप पे हमला कर रही है। तो तभी कहते हैं इन्फेंट्री द अल्टीमेट, जो आखिरी कहते हैं ना, लास्ट 100 yards ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय इन्फेंट्री। इन्फेंट्री फैसला करती है कि ये इलाका अब इंडिया का हो गया है और इस पे झंडा भी लहराना है। सो लेट्स से उसी पे मैं वापस से आ रहा था, जैसे यूक्रेन है, अभी उनके पास इन्फेंट्री शायद कम हो गई है, पैदल वाले मैन पावर कम हो गए हैं, तो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं रशिया पे। तो अगर ड्रोन से ही अटैक हो सकते हैं तो उतनी ज़्यादा इन्फेंट्री की ज़रूरत कहाँ है? अंत में मुद्दा यही है ना कि आपने दुश्मन के इलाके में जाके झंडा लहराना है, वरना लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर तो आप लगातार पूरी उम्र लड़ते रहें। ऊपर से देखिए आज की तारीख में जो फ्यूचर वॉरफेयर की बातें होती हैं, तो इंडियन फोर्सेस को एक ऐसा कंसोलिडेटेड, एक इकट्ठा, एक ऐसा विजुअल सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें हमारा सोल्जर हेलमेट पहने और उसे लाइव फीड आए, ड्रोन की भी, सैटेलाइट की भी, थर्मल की भी, और डे टाइम फीड भी, अगर दिन का समय या रात को रात का फीड आए, थर्मल सिग्नेचर भी पता चले कि हमारे खुद के बंदे कहाँ पे हैं, कहाँ पे नियुक्त हैं और किधर हैं, और दुश्मन कितनी दूर है, और यदि कितनी दूर है उसकी रेंज आ जाएगी कि इतने किलोमीटर दूर है। और उसी मुताबिक जो ऑन ग्राउंड जो कमांडर हैं जिन्होंने फैसला लेना है, वो सिर्फ कमांडरों तक फैसला लेने की क्षमता नहीं रहेगी, वो एकदम एक जवान के लेवल तक भी वो क्षमता रहेगी कि एक जवान भी बता सकता है कि साहब हमारी टुकड़ी इतना आगे है और दुश्मन के इतने करीब है और हम हमले के लिए तैयार हैं, हमारे पास ये वेपन सिस्टम है जो कि 2 किलोमीटर की हद में इफेक्टिव होगा, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। तो जो चीज़ एक इन्फेंट्री का सोल्जर देख रहा है उस टाइम लाइव, वही विजुअल आपको एयरफोर्स के पास भी जा रहे हैं।
तो एयरफोर्स पायलट को भी पता है कि इन्फेंट्री का ग्राउंड सोल्जर की नज़दीकी या लोकेशन यहाँ है दुश्मन से, और वो या तो लेज़र से डेजिग्नेट कर रहा है एम करके कि वो है दुश्मन, या फिर सैटेलाइट इमेजरी अपने आप ही कन्वे कर रही है कि ये फ्रेंडली फोर्सेस है और बाकी जो हरकत हो रही है वो दुश्मन की फोर्सेस है। तो एयरफोर्स को क्लैरिटी आ गई कि बॉम्ब कहाँ गिराना है, इन्फेंट्री को क्लैरिटी आ गई कि हम अपने ही बंदों को गलती से रात को फायर ना कर दें, और दुश्मन कहाँ पे है किधर है सटीकता से पूरा पता है कि कहाँ है। और अगर कोई भी अगर सपोजिंग एयर सपोर्ट नहीं है तो आप नेवी से भी वहाँ पे कह सकते कि आप अपनी कोई मिसाइल फायर करें मीडियम रेंज दुश्मन के इलाके में, हम इतना भीतर दुश्मन के इलाके में हैं तो आप यहाँ पे मिसाइल दागें। एंड आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ फ्यूचर वॉरफेयर डिपेंड होगा जैमिंग के ऊपर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स के ऊपर। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक आईसीवी आ गया, इंटरकॉन्टिनेंटल व्हीकल री एंट्री सिस्टम। तो ये एक मिसाइल है जिसके भीतर 10 अलग वॉरहेड होते हैं, और जब ये वो मिसाइल है जो एक सैटेलाइट की तौर पे मतलब उतनी कैपेबिलिटी के साथ ये पहले जाती है एक्सोस्फीयर में, बाहर वाले एटमॉस्फेयर में, फिर वो क्रूज करते हुए जाएगी उस दुश्मन वाले देश के ऊपर। और ये मैं बता रहा हूँ मिनटों का खेल है, ना कि 1 घंटा 2 घंटा, ये विद इन मिनट्स ट्रैवल करती है। और ये हाइपरसोनिक होती हैं। एक होता था सुपरसोनिक जो आवाज़ से भी तेज़ हो, और उससे भी ज़्यादा मतलब तेज़ है वो हाइपरसोनिक है। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और अब तो हाइपरसोनिक ड्रोन भी बन रहे हैं, उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। तो जब ये मिसाइल जाती है और जब ये नीचे डिसेंट करती है दुश्मन के इलाके पे, अब इस पे 10 आपके वॉरहेड है। अब उन 10 वॉरहेड पे क्या पता एक में न्यूक्लियर टिप होए, न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ लैस होए, या फिर हो सकता है कि 10 की 10 डमी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि 10 कन्वेंशनल वॉरहेड हैं जिन्होंने एक टाइम पे दुश्मन के 10 इंडिपेंडेंट अलग अलग टारगेट्स पे टारगेट कर लिया है, और उनका आपसी फासला 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर भी हो सकता है। तो जब एक्सटर्नल जो एक्सोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ से जब अलग होते ही हैं मिसाइल्स इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में, तब दुश्मन को पता नहीं चलता कि इंटरसेप्ट कौन सा करें। 10 की 10 करें, एक उनके क्या पता रेडार के रेंज से बाहर है, क्या पता एक डिटेक्ट ना हो, और वही है ना न्यूक्लियर टिप हो या फिर सेमी न्यूक्लियर वाली हो टिप्ड मिसाइल। तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक जा चुकी है कि आखिरी पल तक दुश्मन को पता ही नहीं कि आ क्या रहा है। तो इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब देखिए ड्रोन वॉरफेयर है, अब एफपीवी ड्रोन होते हैं। पहली चीज तो लोगों को पता ही नहीं एफपीवी की टर्मिनोलॉजी क्या है। एफपीवी की टर्मिनोलॉजी होती है फर्स्ट पर्सन व्यू। बेसिकली एक नजरिया होता है कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं और आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एक नॉर्मल और जो आप फ्लाइंग मेथड है। अब आगे एफपीवी गॉगल्स। तो बेसिकली जो टैबलेट पे आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वो आप पहन लो, और जब आप उसे पहनते हो तो ऐसे लगता है कि आप एज अ पायलट आप उस ड्रोन के अंदर ही बैठे उसे फ्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि उसमें जज करना आसान होता है कि अगर मैं कोई भीड़ वाले इलाके में जा रहा हूँ, जंगलनुमा इलाके में, तो मुझे पता है कि पेड़ कहाँ कहाँ होते हैं। पर एक ड्रॉबैक है एफपीवी ड्रोन्स में, उसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम नहीं होता है। तो यदि आप एक बिल्टअप एरिया में खबर मिल गई कि इस कमरे में 3 या 4 आतंकवादी हैं, तो उसमें आप जब फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन भेजेंगे तो उसमें आपकी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर
आप खिड़की के बीचों बीच में से नहीं जा सके और आप जजमेंट एरर हो गया और आप खिड़की के एज में टकरा गए, तो वहीं पे बम विस्फोट हो जाएगा, तो आपका वेस्ट हो जाएगा वो ड्रोन। और फिर आप उसे लिटरली अंदर फ्लाई कर सकते हैं कमरों के अंदर। उसके अंदर मोशन सेंसर होते हैं, उसके अंदर नाइट विजन कैपेबिलिटी होती है, थर्मल कैपेबिलिटी होती है। तो जाहिर सी बात है, जब लड़ाई का माहौल होता है तो वहाँ पे बिजली चली जाती है, तो टेररिस्ट कुछ पल के लिए खिड़की दरवाजों पे आते हैं, फायर डालते हैं फोर्सेस पे या बॉम्ब या ग्रेनेड्स फेंकते हैं और फिर वापस रिट्रीट कर जाते हैं। और वो वेट करते कि फोर्सेस वाले कब अंदर आएंगे, क्योंकि देखिए जो दरवाजा होता है ना, वहां से जो एंट्री वाला पॉइंट है उसे फनल कहते हैं। तो वहां पे 101% चांस होता है कि कोई एंट्री कर रहा है और उसी समय यदि आतंकवादी ने गोली अगर आंख बंद करके भी बर्स्ट मारा, वो 6 फुट बाय 3 फुट के दरवाजे में, तो गोली अवश्य लगेगी ही लगेगी कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेटल, नॉन फेटल भी हो सकती है, पर इंजरी तो हो गई ना लाइफ टाइम। तो इसे निगेट करने के लिए अब कामाकाजी ड्रोन आ गए जिनके अंदर बॉम्ब से लैस होते हैं, और अब प्रॉपर विजुअल्स के साथ इन्हें लेके जाएं। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा है, जो जैसा मर्जी माहौल है, एक बार कमरे में गए, उसमें अकूस्टिक सेंसर भी है, तो यदि कोई टेररिस्ट बिजी फायरिंग भी कर रहा है ना, आप किसी दूसरे एंट्री पॉइंट से अंदर आए, वो उसके गन फायर को ही आकर्षित होकर टेररिस्ट के पास ड्रोन अपने आप ऑटो मोड में फ्लाई करके उसमें जाके फट जाएगा। तो इस हद तक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब आ गया फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। अब क्या होता था कि जो भी ड्रोन थे, इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको जैम कर दिया जाता है, तो बेसिकली जो आपका कंट्रोलर है उसका सिग्नल नहीं जा पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसके दौरान क्या होता है, या तो आपका ड्रोन वहीं पे लैंड कर जाएगा क्योंकि लॉस ऑफ सिग्नल हो गया, या फिर दूसरा सिनेरियो रिटर्न टू होम, या तो वापस आ जाएगा, या फिर दुश्मन उस पर ओवर रिले करके सिग्नल को उसका काबू या कंट्रोल कर लेता है और फिर अपनी तरफ ले आता है, जो कि मतलब है आज की तारीख में वॉरफेयर से रिलेटेड चीजें ये हो रही हैं। तो अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन आ गए हैं, और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में बेसिकली एक फाइबर ऑप्टिक वायर होती है, जैसे ATGM मिसाइल है, उस पे एक वायर गाइडेड कहते हैं। तो वो वायर गाइडेड बेसिकली एक फाइबर ऑप्टिक होता है जो लास्ट आखिरी पल तक सिग्नल दे रहा होता है कि किस दिशा में उसे भेजना है। उसमें आप उसका सिग्नल नहीं जाम कर सकते हो, पर हाँ उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करूँगा ATGM से रिलेटेड। तो कुछ इफेक्टिव काउंटर मेजर भी होते हैं ATGM मिसाइल को काउंटर करने के लिए, तो वो भी दुश्मन ने डेवलप किए। पर जो ड्रोन है, खासकर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, ये ऐसा ड्रोन है कि आप अगर उसे 10 किलोमीटर तक भेजेंगे और दुश्मन का सबसे स्ट्रॉन्ग रेडार भी लगा हो जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक, अगर स्वार्म ड्रोन को अगर टारगेट करने का है मकसद उसका, तो वो, और ये जो स्वार्म ड्रोन होंगे अगर ये फाइबर ऑप्टिक हुए तो आप इसका सिग्नल तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं टूटेगी वो अपने कमांड फॉलो करता रहेगा और टारगेट में स्ट्राइक करेगा ही करेगा। शर्त यह है कि उसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है, क्योंकि देखिए वो 10 किलोमीटर की जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसका वजन भी 3 kg तक होता है। तो जो ड्रोन के ऊपर प्रेशर होता है, लोड जितना ज़्यादा डालेंगे उतना उसका दायरा जो ट्रैवल करने का वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी पे लोड ज़्यादा है। तो अब टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है, और मटेरियल साइंस एक न्यू स्टडी शुरू हुई है दैट अगर कोई एज अ करियर लेना चाहता है, अब आज की तारीख, आज के दौर में, द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर में अगर कोई जॉब लेना चाहता है तो आपको मटेरियल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो आपको मटेरियल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। उसके बारे में फिर मटेरियल साइंस के ऊपर अलग अलग मेटलर्जी और फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं,
जो बताती है कि आप एक मतलब मटेरियल को रेडार सिग्नेचर से कैसे इनविजिबल कर सकते हैं, स्टेल्थ कैसे ला सकते हैं, वो कॉम्पोजिट कार्बन मटेरियल कैसे बन सकता है, या फिर जो प्लास्टिक मटेरियल कैसे डिटेक्ट ना हो, जो गोपनीयता है, ताकि आपका जब आप एयरबॉर्न होंगे तो आपके रेडार पे कहीं दिख ही नहीं रहा कि कहाँ है। जो कि दावा किया जाता है कि F-35 या सुखोई 57 ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन, और दावा ये भी किया जा रहा है कि चाइना तो 6th जनरेशन वाला बना के टेस्ट भी करने लग गया। तो सारे इसी हैरान, वही मैं बता रहा हूँ ना, ये एक कैट एंड माउस गेम है कि जितना चुप्पी साथ के गोपनीयता के साथ कौन कितनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को करेगा। और इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट है, जो IPR का थेफ्ट होता है, इट इज पार्ट ऑफ द कंपटीशन। आपके डिजाइन चोरी होंगे, आपका सॉफ्टवेयर का जेल ब्रेक होगा। आज की तारीख में आपको पता है जितने भी 90% ड्रोन हैं यूक्रेन में, ठीक है, ये DJI कंपनी है चाइना की, ये ब्लैक मार्केट से खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने एक टाइम पे बैन लगा दिया था, क्योंकि इसकी बल्क प्रोक्योरमेंट हो गई थी यूक्रेन में जब इनकी मैन पावर कम पड़ गई। कहते जब इंसान ही नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए तो हम कैसे रोकें। तब यूक्रेनियंस ने जो, अब सबसे फनी चीज़, एक समय था जब बच्चे वीडियो गेम खेलते थे और पेरेंट्स कहते थे कि तू यहीं तक रह जाएगा, नालायक हो जाएगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज की तारीख में यूक्रेन यही गेमर्स को रिक्रूट कर रहा है और इनकी महीने की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार डॉलर है एक FPV पायलट की। बस फ़र्क इतना है कि एक उम्र में वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित था, अब ये किसी की युद्ध भूमि में सीमित हो चुका है। मतलब इसकी कोई सीमा रही नहीं है अब। और सबसे डरावना एक वो पल आ गया है कि जब AI डिसीजन लेगा इंसान को मारने के लिए, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि यदि ये सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है, राइज ऑफ मशीन्स, फिर राइज ऑफ मशीन्स होगा और फिर ह्यूमंस को, ये जो करप्ट मशीन्स बन चुकी हैं, ये फिर ओपनली इनमें जब वायरसेस आ जाएंगे या फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, ये कमांड लेने से इनकार कर देंगे, तो क्या पता ये वापस वार भी करें। 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ख़राब हो जाए और चले ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। पर यदि वायरस आ गया तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ ह्यूमंस मैस स्केल पे। ये भी नहीं कि इक्का दुक्का, ये फिर फैलेगा और इसे फिर, और देखिए, और अब अमेरिका का एक गोपनीय एयरक्राफ्ट है जो 900 दिन ऑर्बिट में रह चुका है, X-37B। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया है, जो स्पेस री एंट्री व्हीकल कहते हैं इसको, X-37B, ये मिसाइल्स के साथ लैस है जो अर्थ के एक्सटर्नल ऑर्बिट में ही फ्लाई करेगा। और इसकी क्षमता है कि ऑर्बिट से भी काफ़ी किलोमीटर दूर जाके ये वापस धरती की तरफ रुख करके जो दुश्मन की सैटेलाइट्स हैं उनको गिराने का काम करेगा। तो आप और मैं अभी बात कर रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर, AI डिटेक्शन, स्टेल्थ, पर ये किसके जरिए हो रहा है? एक ही चीज के जरिए हो रहा है, सैटेलाइट और रेडियो वेव्स। चलो कुछ हद तक रेडियो वेव्स सीमित हैं, रेडार से जैम हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएगा, पर सैटेलाइट का जैमिंग करना एक अलग ही बॉल गेम है। स्पेक्ट्रम हॉपिंग, सिग्नल स्पूफिंग, ताकि आप रेडार का जो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करने की कोशिश करिए वो ऑटोमेटिक उससे ब्लॉक हो रहा है, अनब्लॉक हो रहा है प्रोग्राम के मुताबिक, ताकि वो स्पीड बरकरार रखे कि कहीं रुकावट ना आए मशीन में और वो लगातार फ्लाई करते रहे अपने टारगेट की तरफ। तो
स्पेक्ट्रम हॉपिंग इसे कहते हैं, कि वो पूरा स्पेक्ट्रम ही चेंज कर दे। तो जो जैमिंग फ्रीक्वेंसी है उसे फिर बाद में पता लगेगा कि यार मेरी ये फ्रीक्वेंसी पे अगर मैंने जैमिंग ऑन कर दी है तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उससे स्पेक्ट्रम ही छोड़ के कोई अलग स्पेक्ट्रम से सिग्नल लेके चल रहे हैं वो। सर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है वॉरफेयर को लेके, अपनी लाइफ के बारे में बताया, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आया। अब ऑडियंस से मैं मतलब हमने जो टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, मुझे लग रहा है 4-5-6 घंटे में भी शायद वो कवर ना हो, तो शायद हमें सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। ऑडियंस जो चाहते हैं समर तूर सर के साथ सेकंड पॉडकास्ट होना चाहिए, कमेंट्स में लिखो पार्ट 2 और हम सेकंड पॉडकास्ट इनके साथ सेकंड पार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने इतना टाइम दिया। और हालांकि ऑब्वियसली क्योंकि आप इंडियन आर्मी में रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है ना वो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत सारे यूथ को ये हेल्प भी करने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा राहुल जी, आज की तारीख में 1 लाख FPV ऑपरेटर्स की इंडिया में डिमांड है, सिर्फ 8000 हमारे पास सर्टिफाइड DGCA के सिर्फ 8000 FPV पायलट्स हैं। और लिंक्डइन पे मेरा एक ग्रुप बनाया है मैंने लिंक्डइन पे, जिसका है FPV पायलट्स PMC, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रुप। तो उस पे जो भी क्वालिफाइड FPV पायलट्स हैं वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, ताकि एक ये कम्युनिटी बन जाए सारे फर्स्ट पर्सन व्यू जो पायलट्स हैं ड्रोन के, ताकि एक क्लोज्ड कम्युनिटी भी है। ऊपर से फिर मैं बता रहा हूँ आने वाले फ्यूचर में Formula 1 रेसिंग, और आपने MotoGP तो देखी है ना, अब शुरू हो जाएगा ड्रोन रेसिंग, और ये शुरू हो चुका है। स्टेडियम्स में ड्रोन रेसिंग चैंपियनशिप शुरू हो चुके हैं, जिसमें ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, वो पूरा आपको पार करना होता है, उसमें टाइमिंग होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो वर्ल्ड बहुत इवॉल्व करने वाला है। जेट पैक सूट्स देखा है आपने, जो ग्रेविटी करके कंपनी है UK बेस्ड, अब दुबई में इसकी रेसिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। वो पानी के ऊपर उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है, तो उस पर जेट पैक रेसिंग और ये सब शुरू हो गया। तो वर्ल्ड इज मूविंग, खासकर कहते हैं ना कि एक एवोल्यूशन लाने के लिए 100 साल लगते हैं, पर मैं 80s किड, तो 1980 से लेके अभी तक जितने लीप्स एंड बाउंसेस हमने लिए हैं टेक्नोलॉजी में, मल्टीफोल्ड डेवलपमेंट के, क्योंकि आप और हमने तो ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, फिर सेल्ट्रॉन कंप्यूटर, फिर पेंटियम आया है ना, फिर विंडोज़ 7 आया, एंड फिर बाकी अपग्रेड्स आए, से लेके मैकबुक हो गया, फिर LED आया, अब QLED और अलग अलग टर्मिनोलॉजी की अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। प्रोजेक्टर्स, अब घर पे लोग प्रोजेक्टर्स लगाने लग गए हैं टीवी की जगह। ये हमें बस वॉल को एक स्पेशल पेंट आता है, पेंट कर दो, प्रोजेक्टर पे जो मर्जी चेंज करते रहो, आपके घर पे सिनेमा का एक्सपीरियंस हो गया। सो थिंग्स इतनी इवॉल्व हो गई हैं, इलेक्ट्रिकल कार्स आ गई हैं, अब EVTOL, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं। तो अगर किसी को गुड़गांव से नोएडा जाना है तो आप 2000 से 2200 रुपये या उससे भी कम आप EVTOL वाली कंपनी को पे करो, वो यहाँ से टेक ऑफ करेगा, आपको मिनटों के हिसाब से आपको नोएडा में कहीं पे ड्रॉप कर देगा, जहाँ पे एयरफील्ड बना हुआ है हेलीपैड की तरह EVTOL का। वहाँ पे आप उतरें, अपने ऑफिस पे काम करें, और कॉर्पोरेट ऑफिस ही पे करेगा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। तो ये जैसे बैंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन और ये अब चैलेंज हो गया है, यहाँ पे अब EVTOL इज गोइंग टू रिप्लेस लोकल हेलीकॉप्टर पायलट फ्लाइंग ऑल्सो। जो हेलीकॉप्टर का सेक्टर है उसको भी चैलेंज करेगा, क्योंकि इतना अफोर्डेबल होगा EVTOL कि आम जो एक सर्टन मैनेजरियल लेवल जिसकी वाकई नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट है एक कॉर्पोरेट कंपनी में कि टाइम पे पहुंचे काम पे, वो तो इसी से ट्रैवल करने वाले आने वाले 3-4 साल में। तो बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर वॉरफेयर, एंड मैं इजराइल वेपन इंडस्ट्री के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो जो उनके अत्याधुनिक और बहुत ही लेटेस्ट जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी
I have seen and I have tested and fired and everything. तो वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, जिसके मतलब शायद जब तक बात ना करें या आपस में गुफ्तगू ना करें तो नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है। इतनी तेज़ गति से चीज़ें चल रही हैं जी। आज जो भी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपने शेयर किया है, तो यूथ को काफ़ी इंसाइट तो मिलेगा कि हमारा देश या दुनिया कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर सेकंड जब हम पार्ट करेंगे तो और भी आप उसमें गाइडेंस यूथ के साथ शेयर करेंगे। डेफिनेटली राहुल, मिलते हैं जी, कुछ थैंक दिनों यू में, सो हफ्तों में मच। मिलते हैं दोबारा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते। जय हिंद जी, जय जय हिंद। हिंद।